प्रीवियस क्लास में हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। 1830 से लेकर 1848 के फेज को एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है। कहाँ पे बेटा? तो यूरोप में। तो यूरोप में 1830 से लेकर 1848 के बीच का जो फेज था उसे एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों नाम दिया गया? रीजन, इस बीच में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, जिनमें से हमने कुछ की स्टार्टिंग कर ली है। जैसे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो जुलाई रेवोल्यूशन सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे ध्यान दिया था कि जुलाई रेवोल्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ। सबसे पहला रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में एज यूजुअल फ्रांस में हुआ। कहाँ पे बेटा? फ्रांस में। इसमें क्या हुआ? किंग चार्ल्स 10 जो थे उनको गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और उनकी जगह पे कौन राजा आया? लुइस फिलिप। लुइस फिलिप को जनता ने राजा बनाया और फ्रांस क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब क्या? जहां पे राजा भी होगी और नेशनल असेंबली भी रूल करेगी। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां तक की बातें जुलाई रेवोल्यूशन में हुई थी। ईयर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद ब्रुसेल्स अपराइजिंग हुई। ये किससे इंस्पायर होकर हुई? तो फ्रांस से इंस्पायर होकर हुई। और बेल्जियम जो एक छोटा सा शहर था, किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। किससे? किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। यह घटना भी कब हुई? 1830 में ही हुई। उसके बाद नेक्स्ट, अपराइजिंग इन ग्रीक। ग्रीस में क्या हुआ? इंडिपेंडेंस की वॉर स्टार्ट हो गई। कब से? 1821 से। इसमें क्या हुआ बेटा? कुछ खास नहीं। ग्रीस को क्या कहा जाता है? क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, सभ्यताओं का पालना, जहां पे वेस्टर्न कल्चर ने जन्म लिया, फली फूली, उसकी इसीलिए इसे टाइटल दिया गया है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। अब आपको यह भी मैंने बताया था कि ग्रीक किसका पार्ट हुआ करता था? ओटोमन अंपायर का पार्ट था। किस कब से? सिंस 15th सेंचुरी से। और यहीं पे सबसे पहले रोमांटिक फिलोसफर्स ने अपना रोल प्ले किया और जो वहां पे मूवमेंट था वो चलाया। तो आप लोग सभी लोग ग्रीक का मैप देख लीजिए बेटा। तो ये सभी लोग ध्यान से देखिए, ये ओटोमन अंपायर हुआ करता था। ये मेडिटेरियन सी है। अगर सभी के पास वर्ड मैप है तो जरा ध्यान से उसमें देख लें, अपने अपने वर्ड मैप में जो दीवार पे आपने पोस्ट कर रखा है। तो ये मेडिटेरियन सी है। इसके चारों तरफ देख रहे हैं, ये इतना बड़ा सा वास्ट अंपायर दिख रहा होगा, ओटोमन अंपायर है ये। यही इस्लामिक अंपायर था जो 15th-16th सेंचुरी का सबसे बिगेस्ट अंपायर हुआ करता था। याद रखिएगा, 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में अपने पीक पे था। इसी का पार्ट हुआ करता था ग्रीक। याद रखिएगा, ग्रीक भी इसी के कब्जे में था, ओटोमन अंपायर के कब्जे में। दिख रहा है ग्रीक सभी को? नीचे की तरफ लटका हुआ है मेडिटेरियन सी में। ठीक है, हम इसके बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे। ये इटली है, देख रहे हैं ये इटली। तो इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के समय पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी के लिए सिर्फ आप इस वाले पे ध्यान दीजिए। किस पे? ग्रीक पे। किस पे? ग्रीक। तो देख, ग्रीक ये जो है किसका पार्ट हुआ करता था? ओटोमन अंपायर का पार्ट हुआ करता था। यहीं पे सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया। एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, वो सब का जन्म यहीं पे हुआ था। याद है? आप सभी से क्वेश्चन है, ये बताइए ओलंपिक की स्टार्टिंग जो हुई थी वो कहां से हुई थी? ओरिजिन जो ओलंपिक का है वो कहां से है? ठीक है, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे ये बात। तो आप देख रहे हैं ग्रीस किसका पार्ट है? ओटोमन अंपायर का पार्ट है। ओटोमन अंपायर कैसा पार्ट था बेटा? मतलब यहाँ पे कौन सा रिलीजन फॉलो होता था? तो इस्लामिक। कौन सा बेटा? इस्लामिक। और ग्रीस वगैरह के रीजन में कौन सा रिलीजन फॉलो होता था? तो क्रिश्चियनिटी। कौन सा बेटा? क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो जहां पे सभ्यताओं ने जन्म लिया वो आकर किसी इस्लामिक दूसरे रिलीजन के कंट्रोल में क्यों रहे, इसी बात को लेकर फिलोसफर्स ने, जो रोमांटिक फिलोसफर्स थे, उन सब ने अपना अपना मूवमेंट चलाया और फाइनली ग्रीस को आजाद कराया। इसी में एक नाम आता है लॉर्ड बैरन का। किसका नाम बेटा? लॉर्ड बैरन का। इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसने फंड्स इकट्ठा किए थे, वॉर पे गया था और वहीं पे बुखार के कारण इसकी मौत हो गई थी। अब देखिए, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है 1832 में। कब बेटा? 1832 में। अब कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? तो ये याद रखिएगा, ओटोमन अंपायर की उस समय कैपिटल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ये कैपिटल हुआ करती थी। ओटोमन अंपायर है, इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। तो वहीं पे ये ट्रीटी साइन हुई 1832 में और वहीं से ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सारी बातें हमने देखी थी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट रिवोल्ट जो हुआ वो सिलिशिया और वीवर्स का अपराइजिंग था, या वीवर्स ऑफ सिलिशिया इंसिडेंस के नाम से भी जानते हैं इसे। किस नाम से जानते हैं? वीवर्स ऑफ सिलिशिया इंसिडेंस। कब हुआ था? तो 1845 में। याद रखिएगा, इसमें कुछ खास नहीं हुआ, बस इतना ध्यान रखना कि जो वहां के वीवर्स, वीवर जानते हैं किन्हें कहते हैं? जो बुनकर होते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उन्हें वीवर्स कहा जाता है। उन वीवर्स ने क्या किया था? रिवोल्ट कर दिया था। किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। अब देखो, पहले वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में रिलेशन देख लो कैसे बना, क्या था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, आखिर ऐसे क्या प्रॉब्लम आई जिसके कारण दोनों में आपस में क्लैशेस होने लगे। तो 18th सेंचुरी के आसपास या 17th सेंचुरी के आसपास जब
ये कॉन्ट्रैक्टर्स वीवर्स को उस समय जो है जाते थे कंट्री साइड में और वहां पे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराते थे। वीवर्स क्या करते थे, उससे फिनिश गुड्स बना के कॉन्ट्रैक्टर्स को देते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स उसका अच्छा खासा दाम दे देते थे, किसको, वीवर्स को, उनके मेहनताना के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत अच्छा चल रहा था 18th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसके कारण जो है वीवर्स की आमदनी घटने लगी। जो इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम, वो डिक्लाइन होने लगी। कॉन्ट्रैक्टर्स काफी कम पे करने लगे अब। ठीक है, जिस बात से वीवर्स काफी ज्यादा नाराज हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझाते हैं, फिर पहले रीजन समझ लीजिए कि क्यों ऐसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर्स वीवर्स को कम पे कर रहे हैं। क्या ज्यादा ज्यादा पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं? तो नहीं। सबसे पहले समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मजबूरी क्या हुई। 19th सेंचुरी का वो फेज था जिस समय इंडस्ट्रीज काफी तेजी से अपलिफ्ट हो रही थी। तो जो वीवर्स थे, इनके द्वारा जो है हैंडमेड गुड्स बनाया जाता था। तो हैंडमेड गुड्स की डिमांड अब काफी धीरे धीरे घटती चली गई। रीजन, जो हैंडमेड गुड्स होते हैं उनके प्राइसेस काफी हाई होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के गुड्स होते हैं। तो लोग मशीन मेड गुड्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो सामान ले जाया जाता था मार्केट में, उसकी बिक्री काफी कम हो गई, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर्स की आमदनी घट गई। तो अब कॉन्ट्रैक्टर्स की आमदनी घट गई तो वो वीवर्स को भी अब कम से कम पैसे दे पाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? तो इस क्लैशेस में क्या हुआ, जो वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी में ध्यान रखिएगा, जब अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है अपनी जान बचाई और वहां से भागे, अपने घरों को छोड़कर, मेंशंस को छोड़कर, और फाइनली जाकर जो लैंडलॉर्ड्स या फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनकी शरण में गए, उनसे मदद मांगी। तो उन्होंने फाइनली आर्मी भेजी इनके साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आर्मी आई और उसने इन वीवर्स पर ओपन फायर कर दिया। क्या किया? ओपन फायर कर दिया, और इसमें 11 वीवर्स मारे गए, 11 वीवर्स शूट डाउन कर दिए गए। और उसी के बाद ये जो मूवमेंट था सिलिशियन वीवर्स का, वो खत्म हो गया। और जिसको खत्म किया, आर्मी ने आके सप्रेस कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना ही है सिलिशियन वीवर्स का इंसिडेंसेस, के अलावा और कुछ नहीं। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, कुछ अनपढ़ लोगों ने या मतलब अनएजुकेटेड पर्संस ने मूवमेंट को लीड करने की कोशिश की और मूवमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगला रिवॉल्यूशन जो था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स के भी नाम से जानते हैं, 1848 में घटा। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंट्स के नाम से। किस नाम से बेटा? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंट्स के नाम से। तो ईयर क्या है? 1848, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ बेटा? तो इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ लिबरल मिडिल क्लास लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की और नेशनल यूनिफिकेशन करने की कोशिश की। किसकी? जर्मनी का नेशनल यूनिफिकेशन करने की कोशिश की और एक संविधान बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो पहले आप जर्मनी का मैप देख लीजिए ताकि आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आए। ये रहा, ये देख रहे हैं? तो इसमें देखिए, ये प्रशिया, आप ध्यान से देखिएगा, जिन नेशंस को मैं दिखा रहा हूं, प्रशिया, जर्मन कन्फेडरेशन दिख रहा होगा, ये नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था, और नीचे ऑस्ट्रिया दिख रहा है। दिख रहा है सभी को? ये 3 नेशंस थे। यहाँ पे ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये जर्मनी की बाउंड्री दिख रही है आपको। कौन क्या दिख रही है? जर्मनी की बाउंड्री। अगर हम बनाना चाहें तो देखिए, ये रहा जर्मनी का बाउंड्री। ध्यान से देखिए बच्चा, आप सभी लोग, ये पूरा जर्मनी का बाउंड्री है, जो आज के करंट टाइम पे जर्मनी है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कितने देश उस समय के आ रहे हैं। उस सेंचुरी के एम्पायर कितने हैं? प्रशिया है, जर्मन कन्फेडरेशन है, ऑस्ट्रियन एम्पायर है, इसका। और ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे जो है ये जर्मन कन्फेडरेशन, जो 1848 का रेवोल्यूशन हुआ लिबरल्स का, वो ये प्रशिया, जर्मन कन्फेडरेशन और ऑस्ट्रियन एम्पायर वालों ने, के लोगों ने ही स्टार्ट किया, यहीं के मिडिल क्लास लोगों ने। अब एक बात यहीं पे और ध्यान रखिएगा, प्रशिया और जर्मन कन्फेडरेशन में जो रहने वाले लोग थे वो प्रोटेस्टेंट थे। कौन थे? प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं उसको समझाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले चलते हैं। क्रिश्चियनिटी सभी लोग जानते हैं, जैसे मेन 4 रिलीजन आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से आप लोगों ने सुन रखे हैं, उसमें एक क्रिश्चियन है। तो देखिए, क्रिश्चियनिटी के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, याद रखिएगा। क्रिश्चियनिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होते हैं जो कैथोलिक्स हैं, दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। कौन बेटा? प्रोटेस्टेंट। तो याद रखिए, कैथोलिक कौन है? जो पुरानी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं वो कैथोलिक हैं।
पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। प्रोटेस्टेंट कौन है? जो नई विचारधाराओं के साथ जुड़े हैं, जो जिन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन में थोड़े बहुत रिफॉर्म किए हैं, वो लोग प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए क्रिश्चियनिटी का मॉडर्न रूप जो है वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन कहलाता है, और क्रिश्चियनिटी का ओल्डन वर्जन जो है वो कैथोलिक कहलाता है। बस इतना बेसिक सा याद रखिएगा आप लोग, इसके अलावा और ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए, प्रशिया जो था और जर्मन कन्फेडरेशन के जो लोग थे, ये लोग प्रोटेस्टेंट थे मेजोरिटी में। कौन थे? प्रोटेस्टेंट। और ऑस्ट्रियन अंपायर का जो किंग था वो कैथोलिक रिलीजन का फॉलोअर था। कौन से रिलीजन का? कैथोलिक। तो ये सभी लोग समझ गए हैं, तो दोनों क्रिश्चियनिटी के ही सेक्ट है, लेकिन एक मॉडर्न आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, एक ओल्डर आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। बस इतना डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे स्टोरी में काम आएंगी ये बातें। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो इसमें क्या हुआ, कुछ मिडिल क्लास लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करी, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने की ठानी, और एक इंटरनल इलेक्शन कराए जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए। ठीक है, इंटरिम इलेक्शन करा लिए गए आपस में ही जनता के द्वारा। ये याद रखिएगा, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, आर्टिशियंस, ये सब थे जिन्होंने नेशनल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने की ठानी थी। ठीक है, अब देखिए ये हुआ कि कहां पे भीड़ इकट्ठा होगी, 831 लोग कहां इकट्ठा होंगे, कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बैठकर लिखेंगे। तो उसके लिए फ्रैंकफर्ट नाम का शहर था एक, फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च नाम की जगह थी, ये चर्च है एक, वहीं पे सारी भीड़ इकट्ठा हुई, जो 831 लोग इलेक्ट होके आए थे वो सब इकट्ठा हुए, और वहीं पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जर्मन नेशन का। ठीक है, और जर्मन नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, तो वो चाहते थे कि जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आए। क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या है? संविधान भी होना चाहिए, किंग भी रहे। ठीक है, लेकिन किंग के पास उतनी पावर ना रहे। पावर किसके पास ज्यादा से ज्यादा रहे? नेशनल असेंबली के पास रहे। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ज्यादा होनी चाहिए, किंग के पास कोई ज्यादा खास पावर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया है, अब अपना हम मोनार्क किसे डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो इनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो ऑस्ट्रिया के किंग को डिक्लेयर किया जाए मोनार्क, या तो प्रशिया के किंग को डिक्लेयर कर दिया जाए। तो देखिए, ऑस्ट्रिया का किंग कैसा था बेटा? याद है सभी को, मैंने बताया था कैथोलिक था, और प्रशिया का किंग कैसा था? प्रोटेस्टेंट रिलीजन का फॉलोअर था। तो इन लोगों ने फाइनली प्रशिया के किंग को पकड़ा कि हम प्रशिया के किंग को अपना किंग डिक्लेयर करेंगे, और उस समय प्रशिया का किंग था फ्रेडरिक विल्हेम IV, और उसे क्राउन ऑफर किया कि आप आ जाइए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना रहे हैं, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें आप किंग सबसे ऊपर पोस्ट पे रहेंगे। जो प्रशिया का किंग था फ्रेडरिक विलियम IV, उसने रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या है भाई, पगला गए हो क्या? मेरी पावर्स क्यों छीन रहे हो? ऐसा कुछ नहीं चलेगा, चलो निकल लो यहां से। और फाइनली उसने आर्मी बुलाई और इन सबको धक्के मार कर बाहर कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो बेचारों ने कोशिश तो की कि चलो हम लोग एक नेशनल असेंबली बनाते हैं जर्मनी के लोगों ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आया? ऐसा नहीं है कि इसका कोई खास रिजल्ट नहीं पड़ा, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। पहली चीज ये जान लीजिए कि ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वर्कर्स और आर्टिशियंस का सपोर्ट ही नहीं था। वर्कर जो किसान होते हैं उन सबको सपोर्ट नहीं था इस नेशनल असेंबली को, इसीलिए उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ ये ध्यान रखिएगा। अब आप जानते हो जिस सोसाइटी में 90% गरीब लोग हैं, अगर उन्हीं का सपोर्ट ना हो तो कैसे कोई रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ। और दूसरी चीज इससे याद रखिएगा, एक चीज और हाँ छूट गई थी पॉइंट, कि वोमेन्स को इससे दूर रखा गया। वोमेन्स को कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए, जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। इससे औरतें भी नाराज थी। ठीक है, तो औरतों ने क्या किया, इससे हटकर अपने लिए खुद के लिए पॉलिटिकल एसोसिएशन वगैरह का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, ताकि उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। अब इस रिवॉल्यूशन से, एज ऑफ रिवॉल्यूशन में इतने सारे रिवोल्ट हुए, तो एक बात तो समझ में आ गई सारे मोनार्कों को कि अब हमारी सत्ता ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, तो हमें न चाहते हुए भी थोड़ी बहुत अपनी पावर्स को लिबरल करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, कुछ अपनी पावर्स को डाइल्यूट करना पड़ेगा, जनता को
देना पड़ेगा, अदरवाइज हम ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। तो राजाओं ने, जो मोनार्क थे या कंजर्वेटिव थे, जो पुरानी विचारधारा के लोग थे, उन सब ने धीरे 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 पावर्स को डाइल्यूट करना बेटर समझा कि आगे भविष्य में कभी रेवोल्यूशंस ना हो। इसलिए तो उन्होंने क्या किए, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, जैसे सर्फडम, दासता खत्म कर दी, बाउंडेड लेबर जो गुलामी थी वो खत्म कर दी, ठीक है, और जो भी उनके ऊपर कर्ज वगैरह थे वो सब माफ कर दिए गए। ये सारा काम किया किन्होंने, मोनार्क्स ने मिलकर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं आए, हाँ यहां से चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये देख रहे हैं सामने एक पिक्चर लगी हुई है, यही है सेंट पॉल चर्च, जहां पे 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा हुए हैं। ये देख रहे हैं ऊपर बालकनी में लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि क्या कर रही जनता, ठीक है, जिनको इलेक्ट करके भेजा गया है आखिर ये क्या कर रहे हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं और जनता देख रही है। आगे चलते हैं बेटा। लास्ट रिवोल्ट आपको देखना है, 18 एज ऑफ रेवोल्यूशन का लास्ट रिवोल्ट जो था। देखिए बेटा, आपको याद है एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट किससे हुआ था, तो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। तो खत्म भी किस पे होगा, फ्रांस पे ही खत्म होगा। तो 1830 में स्टार्ट हुआ था एज ऑफ रेवोल्यूशन, याद है, जुलाई रेवोल्यूशन से, ठीक है, और 1848 में खत्म होगा जाके फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से। किस रेवोल्यूशन से, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। या इसे एक और नाम दिया जाता है, पेरिस रिवोल्ट। क्या नाम देते हैं बेटा, पेरिस रिवोल्ट, ध्यान रखिएगा। तो पेरिस रिवोल्ट, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, दोनों नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, क्या दिक्कत आई आखिर कि फिर से फ्रांस में रिवोल्ट हो रहा है। तो वहां पे फूड शॉर्टेज हो गई, खाने की कमी हो गई। बताया था मैंने आप सबको रीजन की हार्श विंटर काफी ज्यादा पड़ती है वहां पे, जिसके कारण क्रॉप फेलियर हो जाता है बार बार। और जिससे कारण क्या हुआ, पूरी जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, पूरे फ्रांस में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, खाने के लिए हंगर, हार्डशिप बुरी तरह से फैल गई। इसने क्या किया, जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो पेरिस की सड़कों पर आ गई, ठीक है। अब लुइस फिलिप ने जब ये देखा तो उसको डर लगा, और फाइनली, मैंने बताया था फ्रांस का पुराना इतिहास था कि राजा, जब भी जनता रिवोल्ट करती थी राजा डर जाते थे, क्योंकि लुइस 16 याद आ जाते थे कि उनको कैसे गुलिटिन किया गया था। फाइनली लुइस फिलिप को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, और वहां पर जनता ने फ्रांस को रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, फ्रांस में रिपब्लिकन गवर्नमेंट बना दी गई। वहां पे सभी को सफरेज दे दिया गया, मेल को, याद रखिएगा, फीमेल को नहीं दिया गया है अभी भी। 21 साल से जितने भी बड़े थे, बड़े लोग थे, उन सबको सफरेज, राइट टू वोट दे दिया गया। सफरेज की मीनिंग क्या होती है बेटा, राइट टू वोट, याद रखिएगा। और सभी को राइट टू वर्क दिया गया, मतलब सभी के पास काम होगा। उसके लिए क्या किया गया, नेशनल वर्कशॉप्स एस्टेब्लिश की गई, जहां पे अगर आपके पास काम नहीं है तो आप वहां जाइए, आपको काम दिया जाएगा या प्रोवाइड कराया जाएगा। और वहां पे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट आया जिसका नाम था लुइस नेपोलियन बोनापार्ट। ये याद रखिएगा, नेपोलियन थर्ड है, वो नेपोलियन नहीं है, ध्यान रखिएगा, दूसरा है, नेपोलियन थर्ड है। हाँ, उस नेपोलियन का रिलेटिव जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। जो पहला नेपोलियन था 1815 वाला, जो बैटल ऑफ वाटरलू में हारा था, उसका रिलेटिव है ये, ठीक है। तो ये नेपोलियन थर्ड फाइनली प्रेसिडेंट बन के आता है, इलेक्ट होके जनता के द्वारा, ठीक है। और इसको क्यों इलेक्ट होता है, क्योंकि इसको पीजेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट है जो बनी है। याद है पहली रिपब्लिकन गवर्नमेंट, नेपोलियन ने जब कूप किया था तो पहली रिपब्लिकन गवर्नमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। तो आखिर नेपोलियन का रिश्तेदार है, तो ये क्या करेगा, वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट पूरी तरह से खत्म कर देगा। 3 साल के बाद उसने नेपोलियन गवर्नमेंट, जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, और फिर फ्रेंच एम्पायर स्टेबल कर लिया उसने, ठीक है, अपने आप को किंग डिक्लेयर कर लिया। यहां तक की बातें आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा। इतने याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एज ऑफ रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने को 5 नंबर में आता है, जिसमें सारे के सारे इंसिडेंट्स आपको लिखने होते हैं। ये बात सभी को समझ में आई। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।